जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत हम करने वाले हैं तरंग शक्ति एक्सरसाइज को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबको पता है कि भारत में मल्टीनेशनल एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है, जिसको हम तरंग शक्ति के नाम से जानते हैं। और आज भारतीय वायुसेना के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस फाइटर ने यूरोफाइटर टाइफून और राफेल एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया है। और ये एयरक्राफ्ट क्रमशः जर्मन, स्पेनिश और फ्रेंच एयरफोर्स का हिस्सा है। और इसी दौरान उनका स्वागत भी भारत में हो चुका है। आपको बता दें कि तरंग शक्ति एक्सरसाइज में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, जिसने टाइफून और राफेल को इंटरसेप्ट किया है, उसको उड़ा रहे थे भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल एपी सिंह। और जो टाइफून को उड़ा रहे थे उनमें थे जर्मन एयरफोर्स चीफ और दूसरे जो ऑफिशियल थे वो शामिल थे। तो कुल मिलाकर के जो एक्सरसाइज है इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस एक्सरसाइज में एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक और आपसी समन्वय बनाने पर जोर दिया जाएगा। तो कुछ रिपोर्ट्स ये भी इशारा कर रही हैं कि इसी एक्सरसाइज के आड़ में जो यूरोफाइटर टाइफून है, इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इंडियन एयरफोर्स के सामने रखा जाएगा, क्योंकि टाइफून अपनी जो भागीदारी है इसको सुनिश्चित करने के लिए भी आया है। आपको बताते चले कि इस एक्सरसाइज के दौरान ही भारतीय वायुसेना के जो सीनियर ऑफिशियल और पायलट्स हैं, इन्हें यूरोफाइटर टाइफून का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया जा सकता है। और इतना ही नहीं, बल्कि फ्रांस भी अपने राफेल फाइटर्स के साथ भारत के सामने जो कैपेबिलिटीज़ है उनका व्याख्यान करेगा। तो हम आशा करते हैं कि इसका प्रभाव हमें एमआरएफए में भी देखने को अवश्य मिले। रशिया यूक्रेन युद्ध की अगर हम बात करें तो इस युद्ध में हमें एक तरफ जहां बड़े संख्या में नरसंहार देखने को मिला, जान माल का नुकसान देखने को मिला, तो इस युद्ध में हमें कुछ बड़े इनोवेशन भी देखने को मिले, जहां पर क्रूज मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और जो अटैक ड्रोन्स हैं, इनकी उपयोगिता का हमें सही सही आकलन करने का मौका मिला। और इसी बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है चाइनीज ड्रोन को लेकर के। दरअसल चाइनीज कंपनीज के द्वारा इस समय लॉन्ग रेंज के ट्विन इंजन ड्रोन का निर्माण किया जा रहा है, जो कि फ्लाइंग विंग डिजाइन पर बेस्ड होंगे। और इन्हें क्रमशः रशिया और दूसरे जो मित्र देश हैं उनको ऑफर किया जाएगा। काफ़ी हद तक देखने में इनिशियली ये शायद 136 जैसा लगता है, लेकिन उसकी तुलना में ये बड़ा और ज़्यादा बेटर होगा। इसको पावर करने के लिए ट्विन इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा और एक क्रूज मिसाइल की तुलना में इसकी जो कीमत होगी वो 1/4 होगी, लेकिन रेंज जो है वो क्रूज मिसाइल से ज़्यादा भी हो सकती है। हालांकि इस समय चाइनीज़ कंपनियां इनको काफ़ी प्राथमिकता दे रही हैं। लॉर्ज ड्रोन को लेकर के डिफेंस एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ये क्रूज मिसाइल की तुलना में सस्ते होते हैं और इनमें जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं इनकी अवेलेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है और ये सिविलियन मार्केट में भी मिल जाते हैं। और रशिया यूक्रेन वॉर में हमने ये चीज़ देखी है कि इन प्रकार के ड्रोन्स का इस्तेमाल एज अ वेपन किया गया है, जहाँ पर एफपीवी ड्रोन्स और दूसरे ड्रोन जो हैं वो शामिल थे। उन्होंने ये भी कहा कि एक्सपेंसिव क्रूज मिसाइल को ऑपरेट करना, इनको एक्वायर करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन ये ड्रोन्स उनके तुलना में काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होंगे। हालांकि इस ड्रोन को लेकर के ज़्यादा जानकारी तो सामने नहीं रखी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी रेंज 2500 किलोमीटर की होने वाली है और जो फ्लाइट टाइम होगा ये 12 घंटे का होगा और इसकी जो स्पीड होने वाली है ये 200 किलोमीटर प्रति घंटे की होने वाली है। अब यहाँ पर ये प्री प्रोग्राम जो फ्लाइट है, फ्लाइट पैथ है, इसको फॉलो कर सकता है या मैनुअली भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। और इसमें रियल टाइम सेंसर्स जो हैं टारगेट एक्विजिशन के बारे में सही जानकारी देंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रकार के जो ड्रोन हैं ये भविष्य के हथियार हैं और इस समय इंडियन कंपनीज़ को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम फ्लाइंग विंग डिज़ाइन की बात करें तो इस समय हमारा जो घातक अनमैन्ड कॉम्बैटेड व्हीकल है यही इस प्रोग्राम को लीड कर रहा है। बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। शेख हसीना के रिज़ाइन करने के बाद लगातार वहां पर जो उग्रवादी संगठन है या जो चरमपंथी या कट्टरपंथी हैं वो इस समय वहां पर हावी है और माइनॉरिटीज़ को अटैक किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि कल जब इस घटना के बारे में पता चला और हमें ये पता चला कि इंडियन एयर स्पेस में बांग्लादेशी एयरक्राफ्ट एंटर कर रहा है, तो हमें उस समय ऐसा लगा था कि शायद ये सब कुछ आनन फानन में हुआ और इंडियन एयरफोर्स को भी इसकी कोई भनक नहीं थी, जबकि ऐसा नहीं था। हम यहाँ पर गलत थे। जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है उस पर यह बताया जा रहा है कि भारत ने इस पूरे प्रोग्राम को क्लोजली मॉनिटर किया था। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की नज़र थी। एक तरफ जहां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लगातार जो ग्राउंड सिचुएशन है इसको परख रहे थे, इस पर नज़रें बनाए हुए थे, तो वहीं शेख हसीना के हर मूव पर भी भारत की नज़र थी। इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी सर भी लगातार बांग्लादेशी एयरफोर्स के जो C-130 एयरक्राफ्ट है इसकी मूवमेंट पर नज़र बनाए हुए थे और ये सेफली भारत में आ जाए इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी इंडियन एयरफोर्स की थी। वहीं इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने भी हर एक्शन की तैयारी कर ली थी। अगर कोई भी ज़रूरत पड़ती तो वो एक्शन लेने के लिए इंडियन आर्मी भी तैयार थी। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने ऑलरेडी जो बांग्लादेशी C-130 है इसको सिक्योर करने के लिए किसी भी संभावित अटैक से हाशिमारा एयरबेस से, जो कि 101वीं स्क्वाड्रन है राफेल की,
यहाँ से 2 राफेल एयरक्राफ्ट को एयरबॉर्न किया जाता है और वो जो बांग्लादेशी C-130 एयरक्राफ्ट है इसको एस्कॉर्ट करते हैं। हालांकि आज बांग्लादेशी C-130 जो है वापस बांग्लादेश को लौट गया है और यहाँ पर जो हालात हैं वो सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो चरमपंथी संगठन है वो इस समय पूरी तरीके से बांग्लादेश में हावी है और वो कहावत आपने सुनी ही होगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस समय बांग्लादेश के ऊपर ये पूरी तरीके से फिट बैठ रही है और जिस प्रकार के हालात हैं बांग्लादेश का भी वही हाल हो सकता है जो पाकिस्तान का है, क्योंकि वहाँ पर अब जो डेमोक्रेसी है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है और चरमपंथियों ने वहाँ पर पूरी तरीके से अपना एक जो दबदबा है वो बना लिया है और इस समय दुनिया की नज़र बांग्लादेश पे टिकी हुई है। खासकर वहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरे में वहाँ के माइनॉरिटीज़, हिंदू कम्युनिटी और जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं उनको टारगेट करके अटैक किया जा रहा है। तो इसमें भी इस समय दुनिया की नज़रें बनी हुई हैं। एक तरफ जहाँ बांग्लादेश अंदर से पूरी तरीके से जल रहा है तो वहीं भारत के परिप्रेक्ष्य में भी अब जो एक नई डिबेट है वो ट्रिगर हुई है और यह है BSF को लेकर। बांग्लादेश से सटी सीमाओं पे हाई अलर्ट है और इन्फिल्ट्रेशन की जो संभावनाएं हैं वो प्रबल हैं और इसी बीच डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि कुछ इलाके ऐसे हैं बांग्लादेश से सटे जहां पर फेंसिंग नहीं की जा सकती है, वहां पर BSF पूरा कोशिश कर रही है कि किसी प्रकार की घुसपैठ ना हो। लेकिन एनालिस्ट का यही मानना है कि अब यही सही समय है BSF के पास खुद की अनमैन एयर व्हीकल की फ्लीट को रेज करने का और डिफेंस एनालिस्ट इस बात का समर्थन करते नजर आए हैं कि जो BSF है ये तपस जैसे ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकती है जो कि बड़े इलाके का सर्विलेंस कर सकते हैं और बॉर्डर से जुड़ी सीमाएं हैं वहाँ की सटीक जानकारी BSF को प्रदान कर सकते हैं ताकि किसी भी संभावित घुसपैठ की स्थिति में उसको वहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि आप सबको पता है कि अब बांग्लादेश के अंदर जो आग लगी है उसके बाद जो रेफ्यूजी हैं और उनके आड़ में जो असामाजिक तत्व हैं या चरमपंथी हैं ये भारत में घुसपैठ करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो ऐसे में BSF को हाई अलर्ट में रखा गया है कि रेफ्यूजी के साथ साथ जो चरमपंथी हैं ये भारत में ना घुसने पाएं। तो ऐसे में BSF के लिए जो अनमैन एयर व्हीकल को प्रदान करने की बातचीत है ये काफ़ी हद तक सेंस बनाती है और भारत के पास कहीं ना कहीं ये कैपेबिलिटी है कि तपस जैसे ड्रोन का इस्तेमाल हम लिमिटेड नंबर्स में कर सकते हैं और तपस ने ऑलरेडी अपनी कैपेबिलिटी का लोहा मनवाया है। तो ऐसे में अब भारत सरकार को चाहिए कि BSF की रिक्वायरमेंट को देखते हुए तत्काल तौर पर इन्हें जो अनमैन एयर व्हीकल की फ्लीट है ये प्रदान की जाए जिसमें एडवांस ड्रोन हो जो लॉन्ग रेंज सर्विलेंस करने में सक्षम हो। हमारे लिए बड़ी अपडेट स्पुतनिक की एक रिपोर्ट को लेकर आ रही है। स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम है इसमें हमें जो विरूपाक्ष रडार देखने को मिलेगा जो कि एक स्केल अप उत्तम ऐसा रडार होगा, यह भारत के लिए एक्सपोर्ट की संभावनाओं को प्रबल कर देगा। स्पुतनिक की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जो विरूपाक्ष रडार है इसका इस्तेमाल सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर जेट्स में नहीं होगा बल्कि विरूपाक्ष का इस्तेमाल जो है ये एक्सपोर्ट मार्केट में भी किया जाएगा। यानी अपग्रेड के माध्यम से पैकेज में या इंडिविजुअली ये जो एयरक्राफ्ट है ये Su-30 ऑपरेटर्स के लिए आने वाले भविष्य में ऑफर किया जा सकता है और ऐसे में भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने में एक जोरदार जो काम होगा वो विरूपाक्ष करने वाला है। अब स्पुतनिक की रिपोर्ट में आपको बता दें ये भी कहा गया है कि आने वाले भविष्य में जो अपग्रेड पैकेज है ये भी भारत ऑफर कर सकता है और इससे भारत का जो डिफेंस कह सकते पूरा इंडस्ट्री है ये काफ़ी इवॉल्व होगी और इसका सीधा बेनिफिट भारत को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।